हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम बिजनेस स्टडी 2019 का जो अभी पेपर खत्म हुआ है उसके बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले, पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं मैं आपको कि एग्जैक्टली आंसर क्या थे। बहुत ही अच्छा पेपर आया था, अच्छा इन द सेंस है इजी भी पेपर था। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि थैंक यू सर, आपके जो क्वेश्चंस है उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। अगर आपकी भी हेल्प करी होगी तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और मुझे अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी जो भी मैसेजेस भेज रहे हैं मैं क्लिक करके स्क्रीनशॉट निकाल के वहाँ पर अपनी स्टोरीज में पोस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा। सुनील अधिकारी 04 करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैसेज करिए अगर आपको हेल्प मिली है तो वहाँ पर मैं फिर उसको स्टोरीज में पोस्ट करूँगा, राइट। तो इस वीडियो का मकसद ये नहीं है, इस वीडियो का मकसद है सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना जो अभी अभी आप पेपर दे के आए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। उससे पहले वीडियो को पॉज करिए और भाग के जाके पेपर लेके आइए, क्योंकि सारा डिस्कशन करने वाले हम। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला है राइट द नेम ऑफ अ प्रोपाउंडर ऑफ 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हेनरी फ्योल आपको नाम पता है, राइट। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों का बहुत अच्छा पेपर गया है। पेपर जिस हिसाब से सेट हुआ है बहुत अच्छा पेपर था। प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह आउट ऑफ सिलेबस कोई भी क्वेश्चन नहीं था। एक दो क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं अभी, राइट। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय पीटर ड्रकर। ये क्वेश्चन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, इसका आंसर बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाया। अगर स्पेसिफिक डिस्कस करो तो 2-3% ही बच्चे हैं जिन्होंने इसका आंसर ठीक लिखा होगा। कोई भी बुक लिख सकते थे। एमबीओ जिस बुक के थ्रू मेंशन करा गया था, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, वो लिख के आ सकते थे, या फिर पीटर ड्रकर की कोई भी बुक लिख के आ सकते थे। अगर आपने ट्राई भी करा है, हो सकता है ट्राई भी करा है, तब आपको एफर्ट के मार्क्स दे दे एग्जामिनर, राइट। अगर आपने नाम लिखा है, कुछ भी नाम लिखा है बुक का रिलेटेड टू मैनेजमेंट, आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। आगे है व्हाट डज मोटिवेशन इंप्रूव्स मोरल, या हाउ डज मोटिवेशन इंप्रूव्स मोरल। मोरल होता है कॉन्फिडेंस, तो मोटिवेशन कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाता है, सिंपल सा वो इसका सॉल्यूशन होगा। भाई मोटिवेट फील करते हैं तो कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना था, राइट। आगे है मेंशन द मीनिंग ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड की मीनिंग बतानी थी आपको। फ्रॉड क्या होता है? धोखा देना, किसी को डिसीव करना इंटेंशनली। जब आप जानबूझकर किसी को धोखा देते हैं उसको बोलते हैं फ्रॉड। आगे है साउंड हेल्थ इज असेंशियल फॉर अ लीडर। बाय, भाई हेल्थी अच्छी नहीं होगी, लीडर की खुद ही खांसता रहेगा, थोड़ा बहुत काम करके थक जाएगा, तो वो कैसे इंप्रेशन क्रिएट कर पाएगा अपने स्टाफ या वर्कर्स पे, तो उसके बारे में लिखना था। साउंड हेल्थ जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि उसको इन्फ्लुएंस करना है और लोगों को, राइट। आगे है व्हाट इज प्रपोजल। सिंपल सा क्वेश्चन था। प्रपोजल क्या होता है? ऑफर देना किसी को भी। ऑफर दो पार्टीज होती हैं, एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, राइट। ऑफरर, ऑफरी, राइट। आगे है व्हाट मार्केटिंग मैनेजमेंट या हाउ मार्केटिंग मैनेजमेंट इंक्रीज कस्टमर नॉलेज। मार्केटिंग मैनेजमेंट कस्टमर की नॉलेज कैसे इंप्रूव करता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम ही यही है जी। एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में ऐड दे रहे हैं, वो उससे होता क्या है? कस्टमर्स देखता है और उससे उसकी नॉलेज बढ़ती है। अच्छा ये प्रोडक्ट आने वाला है, ये प्राइस है इसकी, ये इस तारीख को आने वाला है, इस मार्केट में आने वाला है, सारी नॉलेज मिल जाती है आपको, राइट। आगे है Which word is used for insurance in ऋग्वेदा। ये मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिस्कस करा था। योगकेशम, राइट। तो इसका ये आंसर था। आपके बुक्स वगैरह में भी, डेस्क वर्क वगैरह जो आप पढ़ते हैं उनमें भी अवेलेबल था, योगकेशमम, राइट। आगे है इंश्योरेंस से रिलेटेड है, राइट। इंश्योरेंस प्रोटेक्शन को ही बोलते हैं संस्कृत भाषा में या ऋग्वेदा में, राइट। आगे है एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्ट न्यू कस्टमर हाउ। एडवर्टाइजमेंट न्यू कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करता है जी। एडवर्टाइजमेंट एक बार नहीं आता, बहुत बार आता रहता है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कस्टमर कभी ना कभी दिन में तो टीवी देखेगा और ऐड देखेगा, ऐड देख के वो अट्रैक्ट होगा उस प्रोडक्ट के लिए और परचेज करने जाएगा, राइट। आगे है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी। ये गवर्नमेंट की स्कीम होती है जिसके थ्रू आपने सोशल इंश्योरेंस पढ़ा था, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना था ये कि गवर्नमेंट की स्कीम है, डिसेबल जो पर्सन है, सिक जो पर्सन है, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनकी हेल्प के लिए स्कीम चलाई गई है जहां पर उनका इंश्योरेंस करा जाता है बहुत मिनिमम से मिनिमम प्रीमियम पे, या प्रीमियम माफ भी होता है, राइट। ये हो गया हमारा सेक्शन ए जिसपे बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग गया
जो कि बुक रिटन बाय पीटर ड्रकर। 9 क्वेश्चन 10 में से अटेम्प्टेबल थे, आराम से आप अटेम्प्ट करके आ चुके होंगे, राइट। आगे बढ़ेंगे सेक्शन बी में, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था और बहुत इजी आया था एग्जाम में। जैसे कि 11th क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। बिल्कुल, एंटरप्रेन्योर होता है बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसकी एबिलिटी, कैसे वो बिजनेस को रन कर रहा है, राइट। तो यहां पर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से वो अपनी टीम रखता है, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होता है, मतलब फॉर्मल तरीके से सब कुछ वहां पर सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज होता है, डिसीजन लेता है, प्लानिंग करता है, पॉलिसी बनाता है, प्लानिंग जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो परफॉर्म करता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है, राइट। आगे है, व्हाट इज द स्पोक्स पर्सन रोल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी मिन्सबर्ग का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया, यहां पर उन्होंने इंफॉर्मेशनल रोल में से, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीजनल, इंफॉर्मेशनल में से स्पोक्स पर्सन का मीनिंग पूछ लिया। स्पोक्स पर्सन वो पर्सन होता है जो खुद की कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, बाहर जाकर अपनी कंपनी के बारे में अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन, अपनी कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को कम्युनिकेट करता है आउटसाइड वर्ल्ड के सामने, राइट। आगे है, हाउ डज एंटरप्रेन्योरशिप इज हेल्पफुल इन कैपिटल फॉर्मेशन। एक एंटरप्रेन्योरशिप कैसे हेल्प करती है कंट्री में कैपिटल इकट्ठा करने में। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अच्छी एक्टिविटी करने से, अच्छे बिजनेस को रन करने से प्रॉफिट कमाता है, या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, लोगों के पास भी सैलरी जाती है, इनकम बढ़ती है, वो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास जाती है, तो गवर्नमेंट का भी नेशनल इनकम बढ़ती है अगर एंटरप्रेन्योर प्रोग्रेस करते हैं या ग्रो करते हैं, राइट। आगे है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट प्लान। अब ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कंफ्यूजन इसमें भी था कि इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है या फिर विलियम आउची की जेड थ्योरी का फीचर है। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के आ जाइए। लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट प्लान मतलब लंबे समय तक आपको वो बेरोजगार नहीं होने देंगे। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं तो गवर्नमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है आपको जॉब लगाने की। जब तक जॉब नहीं लगती वो कुछ ना कुछ एक डोनेशन अमाउंट या एक कोई ना कोई स्पेसिफिक अमाउंट वो फिक्स कर लेते हैं, नरेगा मनरेगा जैसे स्कीम की तरह, या 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, 100 दिन तक आपको कुछ ना कुछ पैसे मिलते रहेंगे ताकि आपका रोजगार चलता रहे जब तक गवर्नमेंट आपकी जॉब नहीं लगाती है, राइट। उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तब भी पूरे मार्क्स हैं, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन एश्योरेंस और इंश्योरेंस। ये भी प्रेडिक्टेबल आना ही आना क्वेश्चन था। एश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में यूज में होता है, इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस के अलावा सब चीज में यूज में आती है ये टर्म। एश्योरेंस रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहां पर सर्टेनिटी है कि डेथ होनी ही होनी है लाइफ इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस में अनसर्टेनिटी रहती है कि ये एक्ट है, होगा या नहीं होगा, कोई भी श्योरिटी नहीं है। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज जीएसटी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताने की जरूरत भी नहीं है। राइट एनी 2 नेम ऑफ डॉक्यूमेंट विच आर एनक्लोज्ड विद एप्लीकेशन फॉर टेकिंग रजिस्ट्रेशन। जीएसटी से ही रिलेटेड है, कोई भी 2 डॉक्यूमेंट के नाम बता दीजिए जो कि रजिस्ट्रेशन के समय आपको देने पड़ते हैं। कंपनी है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप है तो, नहीं तो जो भी आपका टेबल कंटेंट रहता है वो आपको देना पड़ता है। फोटोग्राफ वगैरह आ जाती है, पैन कार्ड आ जाता है, बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, 2 लिखने थे कोई से भी चलेंगे। आगे है, हाउ विल यू एक्सप्लेन द यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट। बहुत बड़ा टॉपिक था लेकिन ये सिंपल 2 मार्क्स में ही समझाना है। फेवर में भी लिख के आ सकते थे, अगेंस्ट में भी लिख के आ सकते थे, नहीं तो सिंपल सी मीनिंग भी समझा सकते थे कि यूनिवर्सल मतलब दुनिया भर में मैनेजमेंट फॉलो होता है, एप्लीकेबल होता है, डिपेंड नहीं करता लार्ज साइज है, मिडिल साइज है, लोअर साइज ऑर्गेनाइजेशन का है। दुनिया भर में मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी इंडिया में है, उतनी ही यूएस में भी है, राइट। तो ये है हमारा सेक्शन बी जो कि बहुत ही ज्यादा इजी था, जिसमें मुझे नहीं लगता आपको कंफ्यूजन आएगी। थोड़े बहुत क्या बोलते हैं उसको, केस स्टडी बोल देते हैं आपके आरबीएससी में। सीबीएसई में केस स्टडी थोड़ी अलग होती है, आरबीएसई में क्वेश्चन को घुमाना फिराने को ही केस स्टडी है, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन को ही घुमा दिए थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, बाकी और कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस जैसा कुछ मुझे लगा नहीं। अगर आपको लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, राइट। तो ये थे अपने सेक्शन बी। आगे रुक करते हैं सेक्शन सी की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी। देखिएगा, मैनेजमेंट इज अ इनविंसिबल पावर हाउ। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या था, इनविंसिबल पावर नाम का कोई पॉइंट नहीं था, लेकिन फीचर में पॉइंट था इंटेंजिबल, वही चीज है जी। लेकिन 4 मार्क्स में इसको खींचना है 1 पेज तक, वो थोड़ा डिफिकल्ट था, उसमें दिक्कत आई होगी। तो आप फीचर लिख के आ सकते थे कि मैनेजमेंट का जो रिजल्ट है वो उसके मतलब अच्छी चीजें मैनेज होगी तो वो उसके रिजल्ट से दिख जाएगा, उसको अपन देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, उसकी जो फीलिंग है वो प्रिडिक्शन के द्वारा या रिजल्ट के द्वारा अपन फील कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट इज एन इनविंसिबल पावर।
होता है। आप जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इंडिया में उसको कैसे जानते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में अंदर घुस के आपने देखा है कैसे वर्क करते हैं? नहीं ना, उनके रिजल्ट से देखा है कि कितना साल में टर्नओवर कमाते हैं। जब आप बता देते हैं कि ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी बुरी है, तो इनविंसिबल पावर मतलब भी वो है। तो इसमें फीचर्स वगैरह या थोड़ा बहुत मेरिट्स लिख के आ सकते थे कि मैनेजमेंट इनविंसिबल पावर क्यों है और रिजल्ट के थ्रू कैसे कैसे वो अचीव हो सकता है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल था। अगर आपने लेंथ नहीं खींची, हो सकता है 1 मार्क्स यहां पर आपका डिडक्ट हो सकता है। ये क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, राइट। आगे है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। वॉइड और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच डिफरेंस था। डिफरेंस तो नहीं था, दोनों का मीनिंग समझाना था, बहुत ही ईजी है। वॉइड एग्रीमेंट में क्या है, देखिए वॉइड एग्रीमेंट सिंपल सा है कि लॉ ने पहले ही बता रखा है कि ये चीजें नहीं करनी है, पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करना है, माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं करना है, अनसाउंड माइंड के साथ एग्रीमेंट नहीं करना है, ऐसी कोई चीज नहीं करनी है जहां पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो, तो वो होता है वॉइड एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट भी इसी को ही बोलते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करा था, जब तो सारी कंडीशन ठीक थी, लेकिन टाइम के साथ साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एग्रीमेंट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया। हो सकता है जिस पर्सन के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट करा था उसकी डेथ हो गई हो, तो बन जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मेकिंग सेंस हो रहा है? क्लियर? ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे 21 है, एज अ मैनेजर विच नॉन फाइनेंशियल टेक्निक ऑफ मोटिवेशन विल यू अडॉप्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन एनी 4। सिर्फ 4 नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन की टेक्निक अपनानी थी, बहुत सारी हैं। स्टेटस हो गया, जॉब रोटेशन हो गया, कैरियर एडवांसमेंट टेक्निक हो गई, एप्रिसिएशन हो गया, एनकरेजमेंट हो गया, बहुत सारे एडवांसमेंट है। आप बिना पैसों के कैसे मोटिवेट करते हो उसके नाम लिखने थे, जो भी आपके बुक में गिवन है एनी 4 लिख के आने थे, राइट। आगे है डिफरेंशिएट बिटवीन एजेंट और सर्वेंट। आना ही आना था, एजेंट या कॉन्ट्रैक्टर के बीच आता या एजेंट और सर्वेंट के बीच आता। एजेंट और सर्वेंट के बीच बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, वो आपने लिख दिए होंगे। जैसे कि जो एजेंट होता है वो बहुत सारे प्रिंसिपल के अंडर में वर्क कर सकता है एक ही टाइम पे, लेकिन सर्वेंट नहीं कर सकता, राइट। एजेंट काम करने से मना कर सकता है, अगर काम इलीगल हो तो सर्वेंट नहीं कर सकता है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स थे, वो आप लिख के आ गए होंगे, आई होप सो। 4 लिख के आने थे, 4 मतलब सी सेक्शन 4 मार्क्स का है, तो एनी 4 लिख के आने थे आपको, राइट। आगे है एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रैक्टिस, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप क्या एक प्रैक्टिस है जो कि टाइम के साथ इंप्रूव होते रहते? बिल्कुल है जी। एक नया एंटरप्रेन्योर जब बिजनेस को स्टार्ट करता है, जब उसको आइडिया नहीं होता तो वो रिस्क लेता है, फेलियर होता है, फिर प्रॉफिट कमाता है, फिर वो ग्रो करता है। तो ये प्रैक्टिस है, कीप ऑन इंप्रूविंग एंटरप्रेन्योर इंप्रूव करता रहता है टाइम के साथ साथ, तो ये प्रैक्टिस है। यहां पर क्या कर सकते थे आप, इस पॉइंट को समझा के कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप के इंपॉर्टेंस डाल देते 3-4, तो भी ये एक पेज की लेंथ खींच लेता। जो भी आपने करा होगा उस पर आपको मिल जाएंगे मार्क्स, राइट। आगे है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। अब ये 24 और 26 यहां पर थोड़ी कंफ्यूजन दे दी एग्जामिनर ने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ही टॉपिक है, दोनों को एक ही तरीके से समझाया हुआ है आपकी बुक्स वगैरह में, और ऑलमोस्ट मीनिंग सेम ही होता है। यहां पर इसको कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर्स, गवर्नमेंट, बहुत सारे पॉइंट थे वो देने चाहिए थे, वो इन्होंने नहीं दिया है। कंफ्यूज करने के लिए दोनों यही क्वेश्चन दे दिए हैं, तो यहां पर थोड़ा बहुत डाउट था स्टूडेंट्स को। जैसे कि लोअर लेवल और मीडियम लेवल समझाने, यहां पर मैंने लेवल्स आप में डिस्कस करे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कि क्या होता है लोअर लेवल, मिडिल लेवल और हाईएस्ट लेवल। लोअर लेवल में सिर्फ हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं गवर्नमेंट के कंपल्शन से, जो भी हम लॉ फॉलो कर रहे हैं सिर्फ गवर्नमेंट के डर से फॉलो कर रहे हैं, कहीं पर भी हम सोसाइटी की हेल्प करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मिडिल लेवल में हम होता है, मिडिल लेवल में जो हमारे स्टेक होल्डर है उनकी हेल्प करने के लिए हम सारी चीजें करते हैं। यहां पर मोटिव है प्रॉफिट अर्निंग, यहां पर भी ये रियलाइजेशन नहीं है कि हम सोसाइटी की हेल्प करें, यहां पर सिर्फ हम कस्टमर की इसलिए हेल्प कर रहे हैं क्योंकि कस्टमर हमें प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं या उनकी वजह से हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां पर सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, राइट। तो ये दोनों ही लेवल समझाने थे। अब ये जो पहले 25 डिस्कस कर लेते हैं। इन योर व्यू एक्सप्लेन 2 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। कोई भी 2 इंश्योरेंस के प्राइमरी फंक्शंस बताने थे, जैसे कि रिस्क शेयरिंग हो गया, प्रोटेक्शन हो गया आपका, और इवेल्युएशन ऑफ रिस्क हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, कोई भी, राइट। आगे है 26, अब इसकी बात कर रहे थे हम, एक्सप्लेन द ट्रस्टीशिप मैनेजमेंट फेस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहां पर सॉरी, ट्रस्टीशिप मतलब भी वही चीज होती है जहां पर जो मैनेजमेंट होता है वो फोकस करता है कि जितने भी स्टेक होल्डर है, मतलब वो पर्सन जो हमारी कंपनी के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनको हम एनी कॉस्ट पे सेटिस्फाई रख पाए। ट्रस्टीशिप वर्ड कहां से बना है? ट्रस्टी मतलब वो पर्सन जो कि ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में जिसका हाथ हो या ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता हो एक पर्टिकुलर पर्सन। तो ट्रस्टीशिप मैनेजमेंट मतलब
एक मैनेजर ट्रस्टी की तरह एक्ट करता है या बॉस एक ट्रस्टी की तरह एक्ट करता है, जहां पर वो हर उस पर्सन का ध्यान रखता है जो कि कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। तो यहां पर भी यही चीज समझानी थी। ऑलमोस्ट सिमिलर है ये, अगर आप मिडिल लेवल, मीडियम लेवल और ट्रस्टीशिप का सेम भी लिख के आए होंगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहां पर ऑथर स्पेसिफिक नहीं पूछा गया है। ऑथर स्पेसिफिक पूछा जाता तब आपको एग्जैक्ट वर्ड लिखने पड़ते जो भी उस ऑथर ने ट्रस्टीशिप के बारे में बताया, लेकिन यहां पर एक्सप्लेन आया है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, राइट। तो आपको अटेम्प्ट के ही अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। आगे बढ़ेंगे 27 में, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कैलकुलेशन ऑफ ड्यू जीएसटी। जीएसटी का एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था, ये क्वेश्चन आना ही आना है। जीएसटी की मीनिंग समझानी है, एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल लिखना है और खुद ही परचेस कॉलम, सेल्स कॉलम और जीएसटी जितना भी ड्यू होगा आपको वो एग्जाम्पल समझाना है आपको। तो आपने ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिया होगा। तो ऑल इन ओवर सेक्शन सी में बात करें तो 24th और 26th क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग थे। अटेम्प्ट करा होगा तो पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं। 19 क्वेश्चन की थोड़ी लेंथ आपसे नहीं खींच पाए होंगे तो इसमें आपका 1 मार्क्स कट सकता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि इस क्वेश्चन की लेंथ खींचना बहुत मुश्किल है, तो आपको एफर्ट के भी वो मार्क्स देगा। पूरा क्लियर? तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही। ABC में 90 के लगभग चल रहे हैं अभी अपन, राइट। अगर डी सेक्शन जो कि सबसे ईजी था, डी सेक्शन में ऐसा 99% बच्चे जितना भी मैंने इंटरेक्ट करा है सबको ऑप्शन में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही था। बहुत ही इजी था, प्रिडिक्टेबल था। डी सेक्शन हमारा पहला है 6 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सबको आते थे 9 चैप्टर में, ये तो बनता ही बनता था क्वेश्चन। क्या था कि भाई 2 पार्टीज होनी चाहिए, इंटेंशन लीगल होना चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सारे 6 लिखने थे, यानी 6। इसका सेकेंड पार्ट भी बहुत ईजी दे दिया कि लीगल प्रोविजन प्रपोजल का बता दो, 2 पार्टी होनी चाहिए, एक पार्टी ऑफरर, एक पार्टी ऑफरी, लीगल होना चाहिए, प्रपोजल कम्युनिकेट होना चाहिए। 6 पॉइंट लिखने थे इसमें, राइट। 6 के 6 में लिखोगे तो 1 मार्क्स का 1 पॉइंट होगा, सारे राइट हो जाएंगे, राइट। आगे है वाई मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पूछ ली, गोल अचीव करने में हेल्प करता है, यूटिलाइजेशन प्रोवाइड कराता है रिसोर्सेज को, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, सोसाइटी की हेल्प करता है, बहुत सारे पॉइंट थे। स्ट्रेटेजिक एसएम पूछ लिया गया है, एसएम की भी इंपॉर्टेंस समझानी है। NS6 डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, एनवायरमेंट फ्लक्चुएट हो रहा है उसको हेल्प करता है, गोल अचीव करने में हेल्प करता है, इनोवेशन लाने में हेल्प करता है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी, राइट। 30वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था, इन योर ओपिनियन 6 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। 15 फंक्शंस दे रखे हैं आपकी बुक में, यहां पर 6 पूछ रखे हैं, कोई सा भी लिख के आ जाइए। मार्केटिंग रिसर्च से लेकर, प्लानिंग से लेकर, कम्युनिकेशन से लेकर, ब्रांडिंग से लेकर, पैकेजिंग, लेबलिंग, जो भी लिखना है आप लिख के आ सकते थे, राइट। सीक्वेंस में भी लिखना जरूरी नहीं था, NE6 पूछ रखा है, राइट। और इसका सेकंड पार्ट था एक्सप्लेन NE6 कंज्यूमर प्रमोशन मेथड। ये तो और भी सिंपल, फ्री सैंपल, कॉन्टेस्ट वगैरह हो गए आपके, बाय 1 गेट 1 फ्री स्कीम हो गई, प्रीमियम पैकेजेस वगैरह हो गए, बहुत सारे पॉइंट्स थे। डीलर प्रमोशन था, वो नहीं पूछ के कंज्यूमर प्रमोशन पूछ लिया गया। तो बहुत ही प्रिडिक्टेबल सेक्शन डी भी था। आई होप डी सेक्शन में तो आपके कहीं मार्क्स नहीं कटने वाले। तो कुल मिला के जो पेपर था बहुत ईजी की कैटेगरी में आ जाता है ये। अगर आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट करा है और आपने कर लिया होगा, अगर आपने थोड़ा भी मेहनत करी थी तो 10 मिनट पहले आपका पेपर खत्म हो गया होगा और आपके अच्छे खासे मार्क्स 90 अबव बनने के पूरे चांसेस है, अगर आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट करा है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि क्वेश्चन पढ़ के समझ में ना आए। एग्जैक्ट आंसर पता हो या नहीं पता वो आपके ऊपर है, लेकिन समझ में नहीं आया ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो आपने, उम्मीद करता हूं, एफर्ट तो करी होगी, पेपर पूरा करा होगा। जैसे मैंने हर बार बोला था, छोड़ के नहीं आना है, छोड़ के नहीं आना है। पूरा पेपर करा होगा, प्रेजेंटेशन ठीक ठाक है, समझ में आ रही है, राइटिंग, तो आपको पूरे मार्क्स मिलने ही मिलने। तो 90+ का ये क्वेश्चन पेपर था। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो आपको आंसर नहीं पता हो। थोड़ा बहुत खेल दिया, मतलब नॉर्मल चीज है, 3-4 क्वेश्चन ऐसे आने ही आने, नहीं तो हर बच्चे की मेरिट में नहीं आ जाएगी परसेंटेज, राइट। जैसे कि पीटर ड्रकर दे दिया यहाँ पर, थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहां पर इनविंसिबल पावर दे दिया, थोड़ा लेंथ खींचने में प्रॉब्लम आ सकती है। 24, 26 दे दिया, थोड़ा सा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, राइट, और कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, राइट। तो ये था BST का पेपर, मैंने सॉल्यूशन देने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को अच्छा गया होगा। इंस्टाग्राम में प्लीज फॉलो करिए, क्वेश्चन ने, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने हेल्प करी है तो मैसेज करके मुझे बताइए। मैं आपको स्टोरीज में कनेक्ट करूंगा, वहां पर स्टोरीज में आपका रिव्यूज डालूंगा, आपके थैंक्स कमेंट डालूंगा आपके, राइट। तो ये था
इकोनॉमिक्स का पेपर आपका बचा हुआ है, उसका मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले से ही तैयार है हमारे चैनल में, प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा, नहीं तो हमारे कम्युनिटी टैब में मैंने शेयर कर दी है प्लेलिस्ट, वो पढ़ना मत भूलिएगा। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, राइट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। दिस इज सुनील साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।